We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल में ईरान ने 14-15 की रात भीषण तबाही मचाई थी और ईरान के हमले से इजराइल का बतियम शहर मलबे में तब्दील हो गया था। आज न्यूज़ नेशन की टीम उसी बतियम शहर में पहुंची और अपने कैमरे में कैद उस तस्वीर को करके लाई है जिसने इजराइल को सदमे में डाल दिया था। चौदह 15 जून की रात इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे भीषण हमला झेलने वाला एक शहर बतियम उस रात खामोशी से सुबह का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल यह शहर खंडहर बन चुका था। उस रात ईरान ने इजराइल के बतियम, तेल अवीव, रेहोवोत और रमदगान जैसे शहरों पर मिसाइल हमले किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हुई बतियम में। ऐसा लगा जैसे बतियम गाजा बन चुका है। आज न्यूज़ नेशन की टीम इजराइल के उसी बतियम में पहुंची है जिसने उस रात की तबाही अपने आंखों से देखी और अपने सीने पर झेली थी। न्यूज़ नेशन इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव के नज़दीक बेतियाम में मौजूद है। बेतियाम दरअसल वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी, ह्यूमन लॉस इजराइल को उठाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले हमने आपको सेड्रॉट का इलाका दिखाया था, हमने आपको हाइफा भी दिखाया था, हमने आपको बीरशेवा भी दिखाया था और डायमंड स्टॉक एक्सचेंज भी दिखाया था, लेकिन वहाँ पर नुकसान आर्थिक था, इंसान की जान का नहीं। लेकिन बेतियाम में कम से कम 9 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 3 तो बच्चे थे और वो बच्चे यूक्रेन से आए हुए थे, यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। एक दंपत्ति के अपार्टमेंट में हम मौजूद हैं, क्योंकि बाकी जो इलाका है वो बैरिकेडिंग करके रोक रखा है और वहाँ पर अभी भी खतरनाक स्थिति है। ईरान के मिसाइल अटैक में बतियम में 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए। करीब 150 अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा, 500 से ज्यादा घर तबाह हो गए और 18,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। हमारे साथ एक शख्स है, एक बुजुर्ग दंपत्ति है, बात करने के लिए। उस वक्त क्या रहा था सर? व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट हैपेंड इन बेतियाम बिटवीन द वॉर इन इजराइल एंड ईरान? My name is Ranan, and one bomb fall something like 100 meters from my house, and they make a damage for maybe, I don't know exactly, but maybe for 150 apartments. न्यूज़ नेशन की टीम इसी बुजुर्ग के घर पहुंची, जहां पर इस दंपत्ति ने उस रात की कहानी सुनाई। फिर हमने भी देखा कि किस तरह इस घर के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। खिड़की से बाहर नजर पड़ने पर हमारे कैमरे का सामना खंडहर में बदल चुकी इमारतों से भी होता है। See, all this go and you can see around us, and You were safe at the time? You are in the bunker or at the home? I not. I say the truth. I stay home, but after the bomb, the first one who go to the shelter. after the missile attack. The people that kill and injure, most of them is not civilian of Israel. They are come here to medical, for. Is there any hospital, big hospital nearby? When? Yes, there's not far from here. I think it's maybe 5 minutes in Holon. It's called Wolfson, and there's big one in Tel Aviv that it's maybe 10-15 minutes from here. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके का जो नुकसान है वो हुआ था। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत लगातार तस्वीरों के ज़रिए दिखाएं। दरअसल समस्या ये है कि बेतियाम में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 150 से 200 अपार्टमेंट
पूरी तरीके से मटिया मीट हो चुकी है और 400 से लेकर 500 घरों में नुकसान हुआ है। और इन तस्वीरों की तुलना आप गाज़ा पट्टी में हुए नुकसान से भी आप कर सकते हैं, चाहे वो गाज़ा शहर का नुकसान हो या फिर आसपास के इलाके का, और उसी तरह का नुकसान यहाँ भी आया है। ईरान ने बैतियाम के हमले को अपनी जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश की थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी भी सिर्फ जहां आंशिक नुकसान हुआ है उन घरों को छोड़ करके बाकी किसी भी घर में आपको लोग नज़र नहीं आएंगे, और अभी भी सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग कर रखी है। न्यूज़ नेशन आपको ऐसे ही एक घर के अंदर से बाहर की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस कदर नुकसान हुआ था। और मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग दंपत्ति हैं वो हमें दूसरे नंबर के रूम पे भी लेके चलें, तो हम दूसरे कमरे की तरफ आपको लेके चलते हैं। और यहाँ पर पुराने अपार्टमेंट है। पुराने अपार्टमेंट के साथ एक नुकसान ये होता है कि इसके अंदर बॉम्ब शेल्टर नहीं है। जब हम हाइफा में मौजूद थे तो हर एक अपार्टमेंट के अंदर बॉम्ब शेल्टर नज़र आए थे, और यहाँ देखिए किस तरीके से नुकसान है। हालांकि 14 तारीख बीतने के लगभग 2 हफ्ते के आसपास का वक्त हो गया है, और मैं चाहूँगा कि सीधा तस्वीरों में जाए, इसलिए जो मलबा है उस मलबे को काफ़ी हद तक हटा लिया गया है। लेकिन फिर भी आप इस हर एक कमरा ऐसा है जहाँ पर नुकसान हुआ है, और जहाँ भी कांच था, जहाँ भी शीशा था, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब यहाँ मिसाइल स्ट्राइक हुई तो इस घर से उस मिसाइल की दूरी लगभग 100 मीटर यानी 300 फुट के आसपास थी, लेकिन उसका जो शॉक वेव था वो इतना घातक था कि आसपास के तमाम घरों की, तमाम इमारतों की, तमाम अपार्टमेंट्स की खिड़कियां टूट गई, चकनाचूर हो गई, और वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है। बल्कि अगर दीवार के ऊपर का मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि वो भी पूरी तरीके से जो दरार है वो नज़र आती है। यानी नुकसान हुआ है, ना सिर्फ कांच की खिड़कियों को नुकसान हुआ है, पूरी तरीके से दीवार को भी, कंक्रीट को भी, और वही स्थिति हमें यहाँ दिख रही है। तो ये है बेतियाम के हालात, जिस बेतियाम को गाज़ा के तरीके से बदलने की, उस रूप में बदलने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई थी। तो जो झर्रे हैं उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान, जो शॉक वेव है उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान, क्योंकि जब भी टर्मिनल स्टेज के बाद बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीन पर गिरती है तो उसकी शॉक वेव इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि आसपास का इलाका, वहाँ की खिड़कियाँ, वहाँ के खिड़की दरवाजे, यहाँ तक कि दीवारें भी बच नहीं पाती। यहाँ से 300 फुट दूर वो मिसाइल गिरी थी, जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 3 बच्चे थे, 100 से ज़्यादा घायल हुए थे अकेले बेतियाम में। बेतियाम के ज्यादातर अपार्टमेंट्स पुराने हैं, इसलिए आप यहाँ की इमारतों में शेल्टर नहीं देख पाएंगे। शेल्टर बने भी हैं तो बेसमेंट में है, यानी जब सायरन बजी तो बेसमेंट तक आने में वक्त लगा, तब तक अटैक हो चुका था, और इसी वजह से इजराइल के शहर में सबसे ज्यादा जान का नुकसान हुआ। हमारा अगला ठिकाना इस घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक अगला अपार्टमेंट था, जहां पर एक इजरायली युवक अपने घर की मरम्मत में मशगूल दिखा। युवक ने हमें बताया कि उस रात क्या हुआ था और किस तरह ईरानी मिसाइल ने सेकंड के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया था। कभी हाथ में बंदूक तो कभी हाथ में हथौड़ा, यही हालात नजर आते हैं इजराइल के तमाम शहरों के। क्योंकि मेरे पीछे भवन निर्माण का काम चल रहा है, वो निर्माण क्योंकि बीते 12 दिनों में जिस तरीके से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब कीलों के ज़रिए की जा रही है, और कीलों के ज़रिए ही नुकसान के बाद घर को ठीक करने की कोशिश करते हुए इजराइल के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने घरों में। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी घुमा के दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कांच बिखरा हुआ है, यहाँ पर पूरी की पूरी जो विंडो है, बड़ी विंडो, वो टूट चुकी है, और इस तरीके का नुकसान हमें तमाम घरों में नज़र आ रहा है, इस पूरे इलाके के घरों में नज़र आ रहा है। ऐसी कोई जगह शेष नहीं रह गई है जहाँ पर नुकसान नहीं हुआ हो। एक व्यक्ति है जो हमारे साथ लगातार बात कर रहे हैं, और उनका ही घर ये मौजूद है। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस अपार्टमेंट। व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर? Moshiko. Vashiko, yeah, nice to meet you too. So, Vashiko, what was the situation at that time when the missile occurs, I suppose on 14th of the June midnight? The midnight we have azaka. It's like ooh, yeah, and go to the miklat, you know, the Bomb shelter. bomb shelter, and we learn
ba-bam, and we It was like earthquake. It was like earthquake or the shaking. yeah, shaking my wife and my white children, everything shaking and cry, and up to the home, and we see all the home break, and we say no. Was there fire Gaza also? do it problem. Hamas do it problem. We Israel we love peace. Israel love peace. Yes, it's normal here, live here. Every day. But you love your country. Yeah, I love. And you love India too. And love India, and all India come here. Namaste. We love here. We have work. We have peace. Smile. Good. ये भारत के लिए प्यार है। Good weed. ये भारत के लिए प्यार है जो इन्हें नज़र आता है। इनका कहना है कि हमारे लिए स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। कभी गाज़ा से हमला होता है, कभी हिजबुल्लाह से, कभी हमास से, और यहाँ लगातार काम करते हुए लोग भी नज़र आ रहे हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं और ये स्थिति है इस पूरे के पूरे इलाके की कि घर का कोई हिस्सा शेष नहीं रह गया। और मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी बाहर की तरफ भी आपको लेके चले कि अस्त व्यस्त हालात कैसे होते हैं। ये वो सामान है जो इनकी बेटी का, इनकी पत्नी का था, लेकिन अब वो सिर्फ सामान एक कमरे में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम आपको बाहर लेकर चलेंगे, बाहर के हालात भी दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कांच है वो बहुत शार्प एजेस है वो नज़र आ रहे हैं और ये चारों तरफ बिखरा हुआ है। और अब यहाँ पर लोगों ने खुद ही पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया क्योंकि बतियाम में जो सिविक एजेंसीज़ है वो इतनी काम नहीं कर पा रही है। वजह यह है कि जब 1,500-1,000 के आसपास के अपार्टमेंट में नुकसान होगा, कि मैं कैमरा सहयोगी राकेश भी बहुत ध्यान से आइए कि यहाँ पर जो शार्प एजेस हैं उससे नुकसान हो सकता है और बहुत से मकान तो ऐसे हैं जो बंद है, यहाँ वापस लौट के ही नहीं आए। यानी जो डर है, जो खौफ है, जो खौफ का मंज़र है वो इस कदर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है कि लोगों ने अपने रिहायशी इलाकों में अपने सपनों के आवास को ही छोड़ दिया। अब आपको लेके चलते हैं हम बातियाम के लगभग हर एक अपार्टमेंट में बने हुए बॉम्ब शेल्टर की तरफ, और इस बॉम्ब शेल्टर ने ही लोगों की जान बचाई थी। तो ये पूरा इलाका है बॉम्ब शेल्टर का, और बॉम्ब शेल्टर पे जाने के बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है, मजबूत गेट, और बेसमेंट में जाकर ही लोगों ने अपनी जान बचाई थी, वरना इन शार्प एजेस से बचना बेहद ही मुश्किल होता। इस घर से निकलने के बाद हमने एक दूसरे अपार्टमेंट का रुख किया। घर के अंदर पहुंचने पर सीढ़ियां टूटी हुई मिली, जर्रा जर्रा बिखर चुका था। हम थोड़ी देर में छत के ऊपर जा पहुंचे ताकि वहां से हमारा कैमरे में सब कुछ साफ साफ बतियम में मची उस तबाही को रिकॉर्ड कर सके। बेतियाम के एक रिहायशी इलाके की छत के ऊपर से न्यूज़ नेशन आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, और यकीन मानिए कि इस छत पर पहुंचना भी बेहद मुश्किल था क्योंकि सीढ़ियां टूटी हुई थी, मलबा बिखरा हुआ था, और कांच से बचते हुए हम बामुश्किल इसकी छत पर पहुंचे हैं ताकि न्यूज़ नेशन के दर्शक, तमाम भारतीय दर्शक देख सके उन तस्वीरों को जो बेतियाम में हमले के यानी 14 जून के हमले के बाद भी नज़र आ रही है। सीधा तस्वीरों पर चलते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी इमारत शेष नहीं रह गई है जिसके शीशे बचे हों। टेम्परेरी हालत में फ़िलहाल इसके ऊपर बैरिकेडिंग करके लोगों ने रहना शुरू किया है जिन घरों को ख़तरनाक डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन बाकी घरों के हालात तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़राब है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ हो, किसी भी खिड़की में आपको कांच नज़र नहीं आएगा। जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, इससे पहले हमने यूक्रेन और आर्मेनिया अज़रबैजान के वॉर के दौरान भी देखा था, वो होता है बैलिस्टिक हमलों के बाद, बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों के बाद कांच को लेकर के, क्योंकि जब शॉक वेव आती है तो कांच किसी बुलेट के तरीके से बैलिस्टिक स्पीड पर टकराता है और उससे ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जिन 9 लोगों की मृत्यु हुई बेतियाम में, उनमें से 3 तो बच्चे थे, और तीनों बच्चे शरणार्थी के तौर पर यूक्रेन से आए थे। तो सोचिए कि वो क्या सोच के आए होंगे यूक्रेन से कि उनके देश की हालात बहुत ख़राब है, कभी भी रूस की मिसाइलों से छलनी हो जाते हैं। तमाम शहर और इज़राइल में रहेंगे, बेतियाम में रहेंगे, तेल अवीव में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कहते हैं कि जब स्थिति विपरीत हो
तो कोई भी अनुकूल हालात बचते नहीं, शेष नहीं रह जाते और वो नज़र आते हैं इन बिल्डिंगों में। इन बिल्डिंगों के पूरे इलाके, पूरे बिल्डिंग ब्लॉक को नुकसान पहुंचा है और ये वही बेतियाम है जिसमें ड्रोन से देखने पर पहचान ही नहीं हो पा रही कि ये वाकई ही इजराइल है क्या, क्योंकि इजराइल को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के तौर पर, डेवलप्ड कंट्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ कोई इमारत शेष नहीं है, कोई अपार्टमेंट शेष नहीं है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मलबे का ढेर ना हो, जहाँ नुकसान ना हुआ हो। और वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है कि चारों तरफ टूटी हुई खिड़की, टूटा हुआ कांच, बिखरे हुए हालात और उसके अलावा नुकसान तो कंक्रीट को भी हुआ है। तो ये है बेतियाम का एरियल व्यू जो आप किसी छत के ऊपर से ही देख सकते हैं, क्योंकि नीचे पुलिस की बैरिकेडिंग की लिहाज से बहुत ज़्यादा कवरेज का मौका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कंपलसरी बंकर बनाने की, हर एक फ्लोर पर सेफ रूम बनाने की, बॉम्ब शेल्टर बनाने की योजना उस वक्त तक तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि बेतियाम किसी भी बॉर्डर से दूर पड़ता है। और यही वजह है कि इजराइल को सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैजुअल्टी, ह्यूमन लॉस बेतियाम में हुआ। 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से 80 से लेकर के 85 ऐसे हैं जो परमानेंट विकलांग हो गए हैं। उनके किसी न किसी शरीर के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है या काटना पड़ा है। बतियम में तबाही ने न केवल इमारतें बल्कि जिंदगियां भी बिखेर दी। हजारों लोग होटल्स और अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं। तबाह हो चुकी इमारतों से उनके सामान सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि अब इन इमारतों को असुरक्षित करार दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि लोहे का दर्द लुहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। यानी दर्द का एहसास भी उसी को होता है जिसने उस दर्द को भोगा हो। और इस दर्द को भोगने के लिए बातियाम का इस्तेमाल किया था ईरान ने, क्योंकि बातियाम की स्थिति लगभग वैसी ही हो गई जैसी स्थिति हुई थी गाज़ा पट्टी के समूचे इलाके की। क्योंकि यहाँ पर मेरे पीछे आपको हरा भरा सा शहर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मेरे कैमरा सहयोगी कैमरे को घुमाएंगे, हालांकि अभी भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अभी भी यहाँ पर लगातार मशीनों के ज़रिए काम चल रहा है और वो स्थिति नज़र आ रही है कि कैसे बैरिकेड करके अंदर जाने से हमें रोका गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो सिविक सर्विसेज हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो मशीनों के ज़रिए, क्रेन्स के ज़रिए लोगों के सामान को, बाकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर अभी भी सिविक एजेंसीज़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार काम कर रही है और बातियाम के अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और ये स्थिति नज़र आती है यहाँ तक कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी अपनी गाड़ियों के साथ अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बेतियाम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी और यही वजह है कि यहाँ पर अभी भी निकलने नहीं दिया जा रहा। देखिए सामान किस तरीके से आता है, वो जो क्रेन है उसके ज़रिए सामान निकालते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ताकि जितना संभव हो लोगों का सामान निकाला जा सके। लेकिन लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर सामान है तो क्रेन्स के ज़रिए लाया जाएगा और वो क्रेन भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होगी, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और उसके ज़रिए ही सामान लेकर जाएगा। बाकी जितनी भी आप खिड़कियाँ आपको नज़र आएंगी, वो खिड़कियाँ, वो दरवाजे, वो इमारतें, वो सब कुछ चकनाचूर हो चुका है, मटियामेट हो चुका है। तो ये स्थिति है बातियाम की। और यहाँ तक कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जिनके घर हैं, उन्हें भी रोका गया है। आप इस महिला को देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर तक समझाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। 12 दिनों तक चली इस जंग में इस शहर ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। दुकानें और किराने की दुकान खुल गई हैं, लेकिन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मलबे में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इमारतें भूतिया महल में तब्दील हो चुकी हैं। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आती हैं और वो भी खाली दिखती हैं। शहर में ट्राम तो चलती है, लेकिन पैसेंजर ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो शहर छोड़ चुके हैं या फिर घरों से निकल नहीं रहे। बातियाम दरअसल एक हिब्रू भाषा का शब्द है जो पहचान थी सकारात्मक ऊर्जा की, लेकिन बातियाम की सकारात्मकता अब कहीं खोती हुई नजर आ रही है।
तल अवीव के सैटेलाइट सिटी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जैसे मुंबई के पास ठाणे हैं और दिल्ली के पास गुरुग्राम और नोएडा। अत्याधुनिक शहर, लेकिन अत्याधुनिक शहर को किस तरीके से जन्नत से दोज़ख में तब्दील कर दिया, वो स्थिति हमें यहाँ नज़र आएगी। इस वक्त हम बातियाम के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में यानी बाज़ार के पास ही मौजूद है। इससे पहले हमने जो आपको स्थिति दिखाई थी वो स्थिति थी घरों की, रेजिडेंशियल इलाके की, लेकिन अब बाज़ार की भी स्थिति देख लीजिए कि शायद ही कोई इमारत हो जिसके कांच बच गए हों। सभी जगह नुकसान और नुकसान के पीछे की दास्तान नज़र आती है कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को किस कदर नुकसान हुआ है। हालांकि बातियाम का जो साइन है, इज़राइल का झंडा है, चलती हुई ट्राम है, वो ये बता रही है कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन पीछे के घर ये भी बता रहे हैं कि 12 दिनों के जंग ने इस पूरे इलाके को बर्बादी के कगार पर ले आए, और अगर ये बर्बादी और ज़्यादा बढ़ती तो सोचिए हालात कैसे होते। बतियम की तबाही इजराइल ईरान युद्ध का एक दर्दनाक अध्याय है, जो लंबे समय तक यहाँ की सरकार और बाशिंदों के दिल में हरा भरा रहेगा। लेकिन इजराइल की एक खासियत भी है, वो ठीक उस फिनिक्स पक्षी की तरह है जो अपनी ही राख से जिंदा भी हो उठता है। इजराइल के बतियम शहर से राहुल डबास की रिपोर्ट, टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।